नागरिकता कानून याद है आपको? कभी सोचा है कि यह कानून आज तक लागू क्यों नहीं हुआ? क्यों अभी तक इसके नियम नहीं बने हैं? जिस कानून को पास कराने के लिए मोदी सरकार आक्रोश की मुद्रा में आ गई, किसी की सुनने और पीछे हटने को राजी नहीं लगती थी, तब इस कानून को लागू करने के नियम अभी तक क्यों नहीं बने हैं? क्यों बार बार देश की संसद से सरकार को समय की मांग करनी पड़ती है कि 6 महीने का और समय दीजिए, नियम नहीं बने हैं? सरकार ने 7वीं बार विस्तार मांगा है। 36 महीनों में सरकार नागरिकता कानून को लागू करने के नियम नहीं बना सकी है। क्या आपको कुछ समझ में आता है कि आपके साथ क्या हो रहा है, क्या हो रहा था? ये मुद्दे आपके बीच से आए थे या आपके ऊपर थोप दिए गए थे ताकि आप अपने सवालों को भूल जाएं और इन मुद्दों को लेकर बहस में शामिल हो जाएं? आप नोट कीजिए तो पता लगेगा कि समय समय पर इसी तरह थीम और थ्योरी वाले मुद्दे लॉन्च किए जाते हैं, जिसे लेकर झूठ सच बहस करने के हजारों एंगल होते हैं। सच और तथ्य तो आप तक पहुंचते नहीं, झूठ और अफवाहों को लेकर इन मुद्दों को गर्म कर दिया जाता है। यह थीम और थ्योरी क्या है, इसकी एक छोटी सी झलक दिखाना चाहता हूं अपनी आज की त्वरित टिप्पणी में। आप देख रहे हैं रवीश कुमार ऑफिशियल यूट्यूब पर। इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हो सके तो ज्वाइन भी कीजिए। फेसबुक पर भी यह चैनल इसी तरह उपलब्ध है। 2019 का साल बेरोजगारी के मुद्दे से टकरा रहा था, मगर चुनाव से पहले बालाकोट हो जाता है और बेरोजगारी का मुद्दा हवा हो जाता है। एक तरफ नागरिकता रजिस्टर का मुद्दा देश भर में छाया हुआ था, तो दूसरी तरफ धारा 370 की समाप्ति और कश्मीर में लॉकडाउन का मुद्दा। इसी के साथ आता है नागरिकता कानून का मुद्दा। इन तीनों चारों मुद्दों की पैकेजिंग इस तरह से की जाती है कि 2019 का पूरा साल निकल जाता है और उस साल और उसके अगले साल के विधानसभा के चुनाव भी निकल जाते हैं। अगर आप इन तीनों की हालत का अध्ययन करेंगे, इनके आसपास दिए गए बयानों को देखेंगे, तो खेल समझ आएगा कि किस तरह ऊपर से मुद्दे थोपे गए और नीचे जनता को उलझा दिया गया कि वह आपस में भिड़ती रहे। 2019 के लोकसभा चुनाव के कुछ महीनों बाद अगस्त में कश्मीर में धारा 370 हटा दी जाती है और कश्मीर में लंबे समय के लिए लॉकडाउन कर दिया जाता है। ना नोटबंदी से आतंकवाद कम हुआ, ना कश्मीर में धारा 370 के हटाने से। अब तो कश्मीरी पंडितों को भी आतंकवादियों ने निशाना बनाना शुरू कर दिया है। और ना ही कश्मीर में अभी तक चुनाव हुए हैं। जून 2021 की खबरों को पलट कर देखिए। प्रधानमंत्री ने कश्मीर के नेताओं के साथ सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। धारा 370 हटाने के बाद इस तरह की अब पहली बैठक थी। हेडलाइन बनी कि कश्मीर में जल्दी चुनाव हो सकते हैं, मगर 2022 भी बीत गया। पूछिए तो सही कि उस बैठक में किए गए वादों का क्या नतीजा निकला। इन तीनों मुद्दों की चर्चा पूरी तरह से बंद तो नहीं हुई है, मगर कोई सरकार से पलटकर सवाल ही नहीं करता है। बयान आते हैं और छपकर नेपथ्य में चले जाते हैं, बैकग्राउंड में। असम में नागरिकता रजिस्टर बनाने का काम चला और लाखों लोग भयंकर असुरक्षा की तरफ धकेल दिए गए। कुछ सदमे और दुर्घटना से भी मारे गए। दूसरे राज्यों के अल्पसंख्यक समुदायों में कागज बनवाने की होड़ मच गई। मौका देखकर नेता और डराने लग गए कि कागज तो दिखाना पड़ेगा। एक समुदाय को डरते देखकर एक बहुसंख्यक समुदाय के लोग सीना फुलाने लग गए। उन्हें लगा कि तुष्टीकरण की राजनीति अब खत्म हो रही है, कुछ नया होने वाला है। लेकिन कभी पूछिए तो सही कि किसकी तुष्टीकरण के लिए असम के चुनावों में नागरिकता कानून को छोड़ दिया गया? सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन में हुए नागरिकता रजिस्टर के काम को स्वीकार नहीं किया गया। इतिहास का इंतजार मत कीजिए, आज ही अपनी आंखों के सामने बनते इस इतिहास को ठीक से देख लीजिए। भ्रम फैलाया गया कि असम में रहने वाला एक समुदाय घुसपैठिया है। नागरिकता रजिस्टर से करीब 19-20 लाख लोग ही अलग से निकले। इसमें बहुसंख्यक समुदाय के लोग भी आ गए। ऐसे भी सवाल उठे। कांग्रेस ने आरोप लगा दिया कि इसमें तो 12 लाख हिंदू हैं और बंगाली हिंदू हैं।
इसके बाद से तो इस रजिस्टर का पता ही नहीं चला कि यह रजिस्टर गया कहां। नागरिकता कानून और नागरिकता रजिस्टर को आप अलग कर सकते हैं, मगर दोनों उसी थीम का हिस्सा हैं जो एक पैकेज के तहत 2019 का सारा टाइम खराब कर रहे थे। आपने कितना वक्त लगाया होगा उस साल हुए इन मुद्दों में, इसका हिसाब कीजिए तो अपने बर्बाद हुए वक्त के लिए ही सही सवाल तो पूछ लीजिए। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन में एनआरसी हुई, असम सरकार ने स्वीकार नहीं किया। यही नहीं, मई 2022 में असम में नागरिकता रजिस्टर बनाने की संस्था के नए प्रमुख हितेश देव शर्मा ने पुराने प्रमुख प्रतीक हाजेला के खिलाफ एफआईआर करा दी, जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन में एनआरसी करा रहे थे। इन पर आरोप लगाया गया कि प्रतीक हाजेला ने जानबूझकर ऐसे सॉफ्टवेयर खरीदे जिससे सही तरीके से चेकिंग ना हो सके। उन पर राष्ट्रीय सुरक्षा पर असर डालने के भी आरोप लगाए गए। इतना गंभीर आरोप लगा दिया गया तो इस मामले में अभी तक क्या हुआ, प्रतीक हाजेला कहां है और इन सवालों को लेकर क्यों नहीं मुद्दे बनाए जाते हैं? क्या प्रतीक हाजेला के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी प्रतीक हाजेला पर गलतियों से भरी एनआरसी के लिए गंभीर आरोप लगाए थे। क्या यह सब केवल हेडलाइन के लिए होता है, लोगों को बहस में झोंकने के लिए होता है? इस तरह से खबरों को पलटिए, पुरानी बहसों को याद कीजिए, आप देख पाएंगे कि क्यों बार बार थीम और थ्योरी वाले मुद्दे लॉन्च किए जाते हैं। इसलिए कि आपको पुराने मुद्दे याद ना आए और आज के अपने मुद्दे आप भूल जाएं। आप 2019 में न्यूज चैनलों के डिबेट के टॉपिक को निकाल कर देखिए, सब मौजूद है यूट्यूब के तहखाने में। उनके थंबनेल पर जो लिखा जाता है उसकी भाषा भी देखिए। उन डिबेट में सरकार के प्रवक्ता और एंकर मिलकर जिस तरह से ललकार रहे थे उसकी भी भाषा देखिए, आपको खेल समझ आएगा। तब आप नहीं समझ सके, मगर अब आप आसानी से समझ सकते हैं। सारे मुद्दों को आप एक पैकेज की तरह देखते रहिए, तब दिखेगा कि किस तरह से एक समुदाय को अपमानित किया गया, उसके बहाने बहुसंख्यक समुदाय में नकली गुस्सा भरा गया, जैसे देश की सभी समस्याओं की वजह अल्पसंख्यक समुदाय हैं। और यही 3-4 मुद्दे हैं। मंत्रियों और बीजेपी नेताओं की तरफ से हुंकारे भी भरी जाने लगी उस वक्त कि पूरे देश में नागरिकता सर्वे होगा, एनआरसी होगी, रजिस्टर बनाएंगे। 21 नवंबर 2019 को राज्यसभा में अमित शाह ने कहा कि पूरे देश में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन एनआरसी की प्रक्रिया होगी और जब यह होगा तब असम में स्वाभाविक रूप से फिर से की जाएगी। अमित शाह ने फिर से इस बयान को जुलाई 2020 में दोहराया। असम में नागरिकता रजिस्टर बनाने का काम तो हुआ, लेकिन जब कई 100 करोड़ खर्च कर दिए गए तो निकला क्या? राजनीति ने भ्रम फैला दिया कि असम में घुसपैठिए भर गए हैं, मगर जो लोग नागरिकता के दायरे में नहीं आ सके उनकी संख्या बहुत बड़ी नहीं थी, हमने बताया। तो उसमें से भी सभी बांग्लादेशी भी नहीं थे। जब कुछ खास नहीं निकला तो इसे बीच राह में छोड़ दिया गया। 2021 में असम बंगाल विधानसभा चुनाव के समय बीजेपी ने कहा कि असम में फिर से एनआरसी होगी जिसमें त्रुटियों में सुधार किया जाएगा। उसका क्या हुआ? जबकि 10 दिसंबर 2019 को अमित शाह का बयान है कि मानकर चलिए कि एनआरसी आने वाला है, तो कहां आया? क्या ये मुद्दे डराने के लिए थे, बहस को गरमाने के लिए थे, एक पक्ष को उकसाने के लिए थे, ताकि इनके नाम पर वो जोश में उबलता रहे और दूसरे समुदाय के प्रति नफरत को हवा देता रहे? जामिया की लाइब्रेरी में हमला हुआ, उधर जेएनयू के साबरमती हॉस्टल में आज तक पता नहीं चला कि साबरमती के हॉस्टल के भीतर घुसकर हमला करने वाले कौन थे। उस समय गृहमंत्री अमित शाह का क्रोनोलॉजी समझाने वाला बयान आया था, याद है? रजिस्टर बनेगा और फिर नागरिकता साबित करनी होगी, क्रोनोलॉजी समझिए। तो उन बयानों की ही क्रोनोलॉजी आपको बता रहा हूं कि क्रोनोलॉजी की राजनीति थी किसके लिए, किस लिए? अल्पसंख्यक को क्या डराने के लिए थी
और बहुसंख्यक को क्या भटकाने के लिए थी? यही क्रोनोलॉजी है। दिसंबर 2020 में बंगाल के बीरभूम में गृहमंत्री बयान देते हैं कि अब क्रोनोलॉजी बदल गई है, पहले वैक्सीनेशन होगा, बाद में सीएए यानी नागरिकता कानून और एनआरसी यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स की प्रक्रिया शुरू होगी। सीए के रूल्स बनना भी बाकी है और बिकॉज ऑफ कोरोना इतना बड़ा अभियान चल नहीं सकता, इसलिए जब टीका लगने की शुरुआत हो जाएगी और कोरोना की साइकिल टूटेगी, इस पर हम जरूर विचार करेंगे और जब करेंगे तब आपको सूचित भी करेंगे। मैंने कहा ना, पहले क्रोनोलॉजी में पहला तो समाप्त होने दीजिए। अगस्त 2022 में अमित शाह ने कहा कि कोविड के बूस्टर डोज के अभियान के बाद नागरिकता कानून आएगा। आज से 8 महीना पहले बंगाल के सिलीगुड़ी में गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि कोरोना महामारी खत्म होते ही सीएए लागू कर दिया जाएगा। तो क्यों नहीं लागू हुआ? तो इस तरह से अगस्त से लेकर नवंबर 2019 तक धारा 370 को लेकर बहस हुई। फिर 2019 का साल खत्म होते होते नागरिकता कानून को लेकर बहस में उलझा दिया जाता है। बीजेपी के नेता गोली मारने के नारे लगाने लग जाते हैं, बल्कि पटना में इस कानून के विरोध में रैली निकल रही थी और दंगाइयों की भीड़ सामने से आकर गोली चलाने लग गई। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सीएए के खिलाफ प्रदर्शनों में देश भर में 25 लोग मारे गए। उस साल इन दो मुद्दों के सहारे अल्पसंख्यक समुदाय को अधिकार बोध के हर कमरे से बाहर निकालने की कोशिशें होती हैं। उनकी नागरिकता और राष्ट्रीयता पर सवाल उठाए जाने लगते हैं कि आप सही हैं तो कागज क्यों नहीं दिखा रहे हैं। याद रखिएगा कि उस साल अगर इसी तरह बेरोजगारी और सरकारी विभागों में खाली पदों को लेकर चर्चा हुई होती तो 3 साल बाद 2022 में प्रधानमंत्री को यह नहीं कहना पड़ता कि 10 लाख भर्तियां होने वाली हैं। ये भर्तियां 2019 से ही शुरू हो सकती थीं। अब आप इसी आधार पर अंदाजा लगा सकते हैं कि 2024 के करीब आने पर कौन से मुद्दों का पैकेज लॉन्च किया जाएगा। एक मुद्दा होगा या 2-3 मुद्दे एक साथ और एक रंग के लॉन्च किए जाएंगे, जिसमें जनता को उलझाया जाएगा। गर्मा गर्म बहस होगी और आपके 8 साल इसी तरह हवा में निकल जाएंगे। आपके व्हाट्सएप मैसेज में फिर से नफरती मैसेज आने लगेंगे और हाउसिंग सोसाइटी से लेकर रिटायर्ड लोगों की फौज नफरत फैलाने में लग जाएगी। क्या यह सवाल नहीं है कि जिस असम की राजनीति से नागरिकता कानून का मुद्दा निकला, उसी असम के चुनाव में बीजेपी ने जब घोषणा पत्र जारी किया तो नागरिकता कानून का जिक्र तक नहीं किया। संसद में कानून पास कराने के कुछ महीने बाद ही बीजेपी असम पहुंचते ही इस मुद्दे को लेकर चुप हो गई। मार्च 2021 की मीडिया रिपोर्ट निकालकर पढ़िए। हिंदुस्तान टाइम्स में छपा है कि जब असम में बीजेपी घोषणा पत्र जारी करती है, तब नागरिकता कानून को लागू करने का कोई वादा नहीं करती है। नड्डा जी कहते हैं कि राज्य सरकार सीएए पर कानून नहीं ला सकती। इसके ठीक 2 दिन पहले जब बीजेपी बंगाल में घोषणा पत्र जारी करती है, तब गृहमंत्री अमित शाह कहते हैं कि बंगाल में सरकार बनी तो राज्य की कैबिनेट नागरिकता कानून को लागू करेगी। है ना कमाल। घोषणा पत्र जारी करते हुए गृहमंत्री अमित शाह कहते हैं कि अगर बंगाल में जीत गए तो कैबिनेट की पहली बैठक में नागरिकता कानून लागू करेंगे। असम में कहते हैं कि राज्य सरकार लागू नहीं कर सकती है। बंगाल में सरकार नहीं बनी, असम में तो बन गई। तब फिर बंगाल की तरह असम में यह कानून लागू क्यों नहीं हुआ? नागरिकता रजिस्टर का काम किस स्तर पर है, अब कोई पूछता भी नहीं। यह भी नहीं पूछता कि क्या इस मसले को इसलिए लाया गया कि जनता को बहस की आग में झोंक दिया जाए और बहस करते करते जनता एक दूसरे के खिलाफ हो जाए। यही नहीं, मार्च 2021 में अमित शाह बंगाल में इस कानून के लागू होने की बात कर रहे थे, जबकि खुद उनका मंत्रालय कानून पास होने के 1 साल तक इसके लागू होने के नियम तक नहीं बना सका था। पूछिए तो पूरे देश में एनआरसी कराने का क्या हुआ, असम में एनआरसी का क्या हुआ? नागरिकता कानून पास होने के 36 महीनों में कानून के नियम क्यों नहीं बने?
क्यों 7वीं बार 6 महीने के लिए विस्तार मांगना पड़ता है कि नियम बनाने के लिए और समय चाहिए? क्या सरकार किसी खास मौके का इंतजार कर रही है कि इस तरह से नियम बना दिए जाएं कि फिर से पुरानी बहस उखड़ जाए, लोग एक दूसरे के आमने सामने हो जाएं, या सरकार को लगता है कि उससे गलती हो गई, अब इस मुद्दे पर इससे आगे नहीं जा सकते? तो ये बात भी कही जा सकती है। 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति ने संसद के पास किए हुए विधेयक पर साइन कर दिया, यह कानून बन गया। लेकिन आज 2 साल से अधिक समय हो गए हैं, कानून लागू नहीं हुआ है। रविवार के हिंदू के पहले पन्ने पर यह खबर छपी है और इंडियन एक्सप्रेस के भीतर के पन्ने पर यह खबर छपी है कि केंद्र सरकार ने राज्यसभा और लोकसभा से नागरिकता कानून के नियम बनाने के लिए 6 महीने का और वक्त मांगा है। 30 जून तक का समय चाहिए। काश कोई पता कर देता कि नागरिकता कानून के विधेयक को तैयार करने में, जो संसद में पेश किया गया, कितना समय लगा और इस कानून के नियम बनाने में 42 महीने का समय क्यों चाहिए। क्या 2024 के नजदीक आने पर इसके नियमों को लेकर मुद्दा गर्म किया जाएगा ताकि भटकाया जा सके, या दूसरे मुद्दे लाए जाएंगे ताकि इसे अनिश्चित काल के लिए लटकाया जा सके? सब कुछ समय पर करने का दावा करने वाली सरकार का रिकॉर्ड आपके सामने है। अमित शाह ने तो यहां तक कहा था कि 2024 के पहले घुसपैठियों को बाहर कर देंगे। 2024 के 1 साल पहले तक तो नागरिकता कानून लागू करने के नियम तक नहीं बना सकी है सरकार और उनका मंत्रालय। यह अमित शाह की रैली है। झारखंड के चाईबासा में एक सभा को संबोधित करते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने जो कह दिया उसे सुन लीजिए, मजा आएगा। उन्होंने खुद ही बता दिया कि उनकी पार्टी के विधायक बाबूलाल मरांडी ने झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार बदलने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार नहीं बदली जा सकती। तब फिर अमित शाह से कौन पूछेगा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार क्यों बदल दी गई? जनादेश तो कांग्रेस को मिला था। कमलनाथ की सरकार को गिराकर शिवराज सिंह चौहान की सरकार कैसे आ गई? महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे को हटाने के लिए शिवसेना तोड़ दी गई। एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया गया और उस सरकार में बीजेपी पार्टनर हो गई। क्या महाराष्ट्र की सरकार चुनी हुई सरकार नहीं थी और लोकतंत्र की सरकार नहीं थी? क्या वो लोकतंत्र नहीं था? कर्नाटक में किस तरह से सरकार बदल दी गई? अमित शाह ही बेहतर बता सकते हैं कि उनकी पार्टी के विधायक ने बदलने के लिए कहा, या जनता दल सेक्युलर के विधायकों ने, या मुख्यमंत्री HD कुमारस्वामी ने कहा कि हमारी सरकार बदल दीजिए, हमें कुर्सी से हटा दीजिए, अपनी बना लीजिए। गोवा, अरुणाचल, मणिपुर में जो सरकारें बदली गईं, दूसरी पार्टियों को तोड़कर बनाई गईं, क्या वो लोकतंत्र की सरकारें नहीं थीं? उत्तराखंड में हरीश रावत की सरकार गिराने की जो कोशिश हुई, राष्ट्रपति शासन लगाया गया अवैध तरीके से, क्या वो लोकतंत्र की सरकार नहीं थी? अमित शाह का यह बयान अजीब लगता है। एक तो खुद ही बता रहे हैं कि उनकी पार्टी के विधायक उनसे सरकार गिराने के लिए कहते हैं, और ऊपर से दावा भी करते हैं कि लोकतंत्र में इस तरह से सरकार नहीं बदली जाती है। झारखंड सरकार ने केवल और केवल भ्रष्टाचार करने का काम किया। मुझे बाबूलाल जी ने कहा सरकार बदल दो। बाबूलाल जी, लोकतंत्र है, सरकार मैं नहीं बदल सकता, मगर मैं इतना जरूर कहता हूं कि इस बार जो परिणाम आने वाले हैं, झारखंड की सरकार निश्चित रूप से परिवर्तन करने जा रही है। झारखंड की जनता परिवर्तन करेगी। राजनीति में लगता है कि अब अमित शाह कभी कभी आनंद के लिए भी बोलने लगे हैं। वैसे बड़े नेता अक्सर कुछ बातें मजे के लिए भी बोल जाते हैं। कहीं वे ये भी ना बोल जाएं कि मध्य प्रदेश में किसने कहा था कि कमलनाथ की सरकार बदल दो, लोकतंत्र की चिंता मत करो। कर्नाटक और महाराष्ट्र में किसने कहा कि सरकार बदल दो, लोकतंत्र की चिंता मत करो। यह भी बता दें
कि किसने कहा था कि झारखंड में सरकार मत बदलो, कम से कम यहां लोकतंत्र की चिंता कर लीजिए। डू यू गेट माई पॉइंट? बहरहाल कोई बाबूलाल मरांडी से भी पूछ सकता है कि सरकार बदलने के लिए आप अमित शाह के पास कब गए थे, क्यों गए थे? विपक्ष की हर सरकार इस डर में चलती है कि कब गिरा दी जाएगी, जांच एजेंसियां आ जाएंगी और गिराने की गति बढ़ जाएगी। यह भी संबंध जोड़े जाते हैं, आरोप लगाए जाते हैं, चर्चाएं चलती रहती हैं और कोशिशों की खबरें भी आती हैं। उससे उन सरकारों का कितना वक्त बर्बाद होता है, इसकी कल्पना कीजिए। क्या इससे जनता का नुकसान नहीं होता है? राजस्थान में यह कितने दिनों तक ड्रामा चला। कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बयान हैं कि उनकी सरकार गिराने की कोशिश हो रही है। अमित शाह ही बता सकते हैं कि कहां कहां उन्होंने लोकतंत्र के कारण सरकार नहीं बदली और कहां कहां बदल दी। सरकार से सवाल पूछना बंद सा हो गया है। जो सरकार मजबूत होने का दावा करती है, उसी के सामने सारे सवाल कमजोर कर दिए जाते हैं। दुनिया भर में तरह तरह से लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है। ईरान में हिजाब के खिलाफ प्रदर्शन करने के आरोप में 4 लोगों को फांसी दी जा चुकी है। 7 जनवरी को 2 पुरुषों को भी फांसी दी गई। इसी केस में 3 और लोगों को सजाए मौत मिली हुई है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अभी 26 लोगों को फांसी की सजा मिलने का खतरा है। कहा जा रहा है कि ट्रायल भी सही से नहीं हो रहा, फांसी से पहले परिवार वालों से मिलने भी नहीं दिया जा रहा है। नजर घुमाकर देखिए तो एक जगह जब लोकतंत्र की हत्या होती है तो उससे दूर दूसरी जगह पर अलग तरीके से उसका गला दबाया जाता है। हिंदू अखबार में खबर छपी है कि चीन ने 1000 लोगों के सोशल मीडिया अकाउंट बैन कर दिए हैं जो सरकार की कोविड नीतियों की आलोचना करते हैं। क्या आप ऐसी खबरों को दूर का मानकर छोड़ देते हैं? अगर ऐसा है, जो अपने करीब हो रही घटनाओं को ही ठीक से देख लीजिए, फिर पता चलेगा कि जो उनके साथ हो रहा है वो भी आपके साथ किसी ना किसी रूप में हो रहा है। आप चाहते हैं कि वीडियो लंबा हो। न्यूज़ चैनल में हर काम के लिए अलग अलग विभाग होते हैं, अलग अलग लोग होते हैं। हम न्यूज़ चैनल नहीं हैं, इसलिए एडिट से लेकर लिखने में वक्त लगता है। आपको भी सब्र करना होगा और हमें भी। आप सभी के कमेंट पढ़ता रहता हूं, सुझाव देते रहिए। आप सभी का शुक्रिया। लेकिन अपने परिचितों को जरूर बताइए कि रवीश कुमार ऑफिशियल कैसे फॉलो करते हैं, ज्वाइन करते हैं। यूट्यूब पर भी और फेसबुक पर भी बहुत सारे नकली चैनल बन गए हैं, उन्हें मत कीजिए, असली पर ज्वाइन कीजिए। जहां जहां सत्ता ताकतवर हो रही है, उसे लगता है कि वो जनता का दाना पानी बंद कर सकती है। हर जगह चौकस रहिए, हर जगह के लोगों के लिए चौकस रहिए। देखने की आदत जरा बदल लीजिए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।